हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर पॉलिटिकल साइंस क्लास फॉर बीए फाइनल। इस क्लास में आज हम महर्षि अरविंद घोष के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्रीवियस क्लासेस में हमने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के बारे में पढ़ा था। ओके, आज इस क्लास में महर्षि अरविंद घोष के बारे में पढ़ने वाले हैं। इनका जन्म 1872 में हुआ था और इनकी डेथ 1950 में हुई थी। ठीक है, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले नोबेल पुरस्कार विजेता महाकवि रविंद्र ठाकुर ने इनके बारे में कोटेशन लिखी है। अरविंद घोष भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता के मसीहा हैं। उनके माध्यम से भारत की वाणी समस्त विश्व में सुनी जाएगी। ठीक है, अब आप आगे देखेंगे तो प्रसिद्ध फ्रांसीसी विद्वान और लेखक, फ्रांस के थे ये, विद्वान भी थे और लेखक भी थे, रोमियो रोला। उन्होंने इनके बारे में क्या लिखा है? भारतीय विचारकों का सम्राट, ठीक है, तथा एशिया और यूरोप की प्रतिभा का समन्वय, ऐसे अलंकारों से इन्हें अलंकृत किया गया है। ठीक है, देखिए अब पहले इनके जीवन परिचय को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इनका जन्म 15 अगस्त सन 1872 में बंगाल के कौन नगर के एक अंग्रेजियत के रंग में रंगे परिवार के मुखिया डॉक्टर कृष्णधन के यहाँ हुआ। मतलब ऐसे परिवार में हुआ जो ब्रिटिश लोग थे उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। ठीक है, वेस्टर्न कल्चर की श्रेष्ठता में अपने सुदृढ़ विश्वास के कारण डॉक्टर कृष्णधन ने अपनी सभी संतानों को किस में पढ़ाया? पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली में, मतलब वेस्टर्न कल्चर में पढ़ाया। ठीक है, अरविंद की प्रारंभिक पढ़ाई दार्जिलिंग के लोरोटो कॉन्वेंट स्कूल में हुई और जब ये 7 साल के थे तो इनके पिता इनको शिक्षा के लिए इंग्लैंड ले गए। ठीक है, फिर वहाँ पर ही इन्होंने पढ़ा, अच्छे से वहाँ की लैंग्वेजेस को सीखा, इंग्लिश, ग्रीक, लैटिन भाषा पर पूर्ण अधिकार अर्जित किया। ठीक है, तो फिर इन्होंने बाद में महसूस किया है कि ये पूरा इंग्लिश कल्चर सीखते जा रहे हैं। ठीक है, फिर इनके फादर चाहते थे कि ये ICS इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा में बैठे। इस परीक्षा के बाद उच्च अधिकारी बन जाते हैं। ठीक है, तो ये नहीं चाहते थे, फिर भी अपने पिता की रिक्वेस्ट पर इन्होंने ये एग्ज़ाम दिया और बहुत अच्छे मार्क्स से इन्होंने इसको पास भी किया। लेकिन फिर उसमें एक सरकारी अधिकारी बनने में एक घुड़सवारी की परीक्षा होती थी उस समय। ठीक है, तो उसमें ये जानबूझकर अनुत्तीर्ण हो गए, फेल हो गए, जिससे इन्हें उच्च अधिकारी ना बनना पड़े। ठीक है, फिर 1893 में ये इंग्लैंड से भारत लौटे क्योंकि इनका मानना क्या था? मुझे तो अपने देश की सेवा करनी है। फिर इन्होंने यहाँ पर आकर संस्कृत भाषा का अध्ययन किया कि किसी तरह मैं अपने देश की सेवा कैसे कर पाऊँगा जब मैं यहाँ की लैंग्वेजेस को, है ना, अच्छे से पढ़ूँगा। तो इन्होंने यहाँ पर फिर आकर अपना राजनीतिक जीवन शुरू कर दिया, मतलब पॉलिटिकल लाइफ शुरू कर दी। ये एक उग्रवादी विचारधारा के थे। उग्रवादी मतलब जो गरम दल के नेता थे, जैसे हमने अभी इनसे पहले पढ़ा लोकमान्य तिलक, वो भी उग्रवादी दल के नेता थे, है ना। तो ये भी उग्रवादी विचारधारा के थे। और ये लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल तीनों के फेवर में थे। ठीक है, क्योंकि जो उग्रवादी नेता हैं वो सब किसके फेवर में थे? उग्रवादी लोगों के फेवर में थे। ठीक है, तो इन्होंने उनको पूरा सपोर्ट किया। 1907 में सूरत में जो बंग आंदोलन हुआ था उसमें भी इन्होंने पूरा सहयोग दिया अपना। ठीक है, अरविंद वंदे मातरम समाचार पत्र के माध्यम से अपने लेखों द्वारा स्वदेशी और बहिष्कार का व्यापक प्रचार करने लगे। उस समय आंदोलन तो चल ही रहे थे, तो स्वदेशी और बहिष्कार मतलब अपने देश का सामान यूज़ करो और ब्रिटेन का सामान हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, इसका इन्होंने बहुत प्रचार प्रसार किया। फिर देखिए नेक्स्ट हेडिंग है आपकी, अरविंद के राजनीतिक विचारों का आधार आध्यात्मवाद, बेस ऑफ पॉलिटिकल व्यूज ऑफ अरविंद स्पिरिचुअलिज्म। इनके राजनीतिक विचार, पॉलिटिकल व्यूज किस पर डिपेंड करते थे? स्पिरिचुअलिज्म में, अध्यात्मवाद में। अध्यात्मवाद क्या होता है? मतलब हम अपनी आत्मा की बात सुनेंगे। ठीक है, इनके विचार भौतिकवाद में नहीं बल्कि किस पर प्रतिपादित थे? आध्यात्मवाद में। ठीक है, उनको ये आत्मानुभूति हुई थी, मतलब फीलिंग्स आई थी कि आध्यात्मिक शक्ति और योग साधना के द्वारा हम स्वराज्य की प्राप्ति कर सकते हैं, मतलब स्वतंत्र हो सकते हैं। ठीक है, इसी कारण इन्होंने सक्रिय राजनीति को त्याग कर पांडिचेरी, एक जगह है पांडिचेरी में, एकांतवास मतलब अकेले रहने चले गए थे
कि मैं अब राजनीति में पार्टिसिपेट ना करके एक दूसरे तरीके से देश को स्वतंत्रता दिलाऊंगा, और वो क्या रास्ता है, अध्यात्म का। ठीक है, वो इसको बोलते थे ये ब्राह्मण बल है जो ज्ञान पर आधारित है। अरविंद ने पांडिचेरी में रहते हुए अपनी आध्यात्मिक साधना द्वारा भारत को स्वाधीनता के इसी मार्ग पर अग्रसर करते हुए और उसकी आध्यात्मिक शक्ति को नई ऊंचाइयां प्रदान करने हेतु सतत प्रयत्न किए। वहाँ पर इन्होंने बहुत सारी कोशिशें की जिससे ये हमारे देश को स्वतंत्र करा सके। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग देखिए आप, अरविंद का राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म ऑफ अरविंद। अरविंद द्वारा प्रतिपादित राष्ट्रवाद का विचार देशभक्ति का पर्याय मात्र नहीं था, वरन वे उससे कहीं ऊंचे धार्मिक या आध्यात्मिक स्तर पर स्थापित था। उनका मतलब ये नहीं था कि हम अपने राष्ट्र को आज़ाद करा दें तो ये हमारा राष्ट्रवाद हो गया। ठीक है, उनका मतलब क्या था, हम लोग आध्यात्मिक मतलब स्पिरिचुअल लेवल पर बहुत ऊंचे स्तर पर पहुँच जाएं। ठीक है, इसके प्रेरणा स्रोत भारत की प्राचीन सनातन धर्म आधारित संस्कृत में निहित है। इन्होंने संस्कृत की नॉलेज ली थी इंडिया में आकर, तो ये कहाँ से इंस्पायर हुए, संस्कृत लैंग्वेज से ही। ठीक है, वे भारत का पुनर्निर्माण करना चाहते थे, वो भी किस तरीके से, आध्यात्मिकवाद का सहारा लेकर। ओके, नेक्स्ट हेडिंग है अरविंद के राज्य तथा स्वतंत्रता संबंधी विचार। स्वतंत्रता संबंधी विचार, स्टेट एंड लिबर्टी व्यूज ऑफ अरविंद। स्वतंत्रता क्या होती है, मतलब हमें आज़ादी मिले। ठीक है, लेकिन ये आज़ादी को किस सेंस में मानते थे, गीता से इंस्पायर थे। गीता जैसे हम भगवत गीता कहते हैं। ठीक है, अरविंद ने अपनी राज्य संबंधी अवधारणा में आदर्शवादियों की तरह राजा को सर्वोच्च महत्व प्रदान नहीं किया। जैसे जो आदर्शवादी राजनीतिक होते हैं, जैसे प्लेटो, अरस्तु, ये चाहते थे राजा को सारी पावर दे दो, है ना, वो सर्वोच्च होगा। आदर्शवादी, अरस्तु तो प्रैक्टिकल थे, लेकिन जो प्लेटो थे वो आदर्शवादी थे। तो ये उनका समर्थन नहीं करते थे कि राजा को हम सारी पावर दे दें। ठीक है, राजा पर भी कंट्रोल होना चाहिए। ओके, उनके अनुसार उन्होंने राज्य को व्यक्ति के अहमवादी महत्व के भेंट नहीं चढ़ा दिया है। राज्य व्यक्ति के विकास का एक भौतिकवादी साधन या एक यंत्र है। ठीक है, ये राज्य को साध्य नहीं मानते थे, ये राज्य को क्या मानते थे, सिर्फ एक साधन, कि हमारी तरक्की के लिए, इंसान की डेवलपमेंट के लिए राज्य क्या है, एक साधन है। ठीक है, हम राज्य के ज़रिए अपनी तरक्की कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें मिलके राज्य की तरक्की करनी है, हमें राज्य के ज़रिए अपनी डेवलपमेंट करनी है। ओके, अपने जीवन के नियमों का पालन करना तथा उसके अनुसार जीवन निर्वाह करना ही सच्ची स्वतंत्रता है। ये जीवन के नियम ईश्वरीय नियमों के ही पर्याय हैं। ठीक है, अब ये स्वतंत्रता से मतलब इनका यही था कि हमें ऐसा काम करना चाहिए जो हमारे अध्यात्म से रिलेटेड हो, है ना, हम कुछ बुरा ना करें। स्वतंत्रता का मतलब हम अच्छा ही करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग, स्वराज्य एवं निष्क्रिय प्रतिरोध। स्वराज्य एंड पैसिव रेसिस्टेंस। स्वराज्य मीन्स अपना राज्य, जैसे लोकमान्य तिलक के बारे में हमने पढ़ा, वो अपने राज्य की बात करते थे, है ना। और निष्क्रिय प्रतिरोध क्या होता है कि हम बिना किसी को हार्म करें, नॉन वायलेंस का यूज़ करके अपने ब्रिटिश का प्रतिरोध भी करें, मतलब उनका समर्थन भी ना करें। तो ये क्या कहते थे, हमारी उन्नति, डेवलपमेंट तब तक नहीं हो सकती जब तक हमें स्वराज्य ना मिल जाए, क्योंकि जब हमारा शासन होगा, है ना, तभी हमारी स्वतंत्रता और अच्छे से होगी। ठीक है, अगर हमारा अपना शासन नहीं होगा, हम किसी के गुलाम रहेंगे, तो हमारी डेवलपमेंट होना पॉसिबल नहीं है। निष्क्रिय प्रतिरोध, पैसिव रेसिस्टेंस, मतलब हम बिना हिंसा के विरोध भी करेंगे, जैसे बहिष्कार, है ना, स्वदेशी का यूज़ और विदेशी का बहिष्कार। इस हेतु वे गीता के माध्यम से श्री कृष्ण द्वारा दिए गए संदेश से प्रेरित थे तथा आवश्यकता होने पर हिंसा के माध्यम से शत्रु संहार के औचित्य को स्वीकार करते थे। उनका कहना क्या था कि अगर आवश्यकता होगी तो हम हिंसा का भी सहारा लेंगे। ठीक है, वैसे नहीं लेंगे, हम नॉर्मल बिना हिंसा के अपनी स्वतंत्रता की प्राप्ति की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर हमें ऐसी आवश्यकता महसूस होगी तो हम वो भी करेंगे। अब इसमें क्या क्या आता था, निष्क्रिय प्रतिरोध में स्वदेशी का प्रचार एवं प्रयोग तथा विदेशी माल का बहिष्कार, ब्रिटिश शासन के हर स्तर पर असहयोग, राष्ट्रीय शिक्षा का प्रचार व प्रसार। ओके,
नेक्स्ट हेडिंग पूंजीवाद और समाजवाद। अरविंद ने पश्चिमी पूंजीवाद की कटु आलोचना की है। आलोचना मीन्स क्रिटिसिज्म, उसकी बुराइयां की हैं तथा उसे एक मानवीय शोषण आधारित व्यवस्था घोषित किया है कि पूंजीवाद क्या है, पश्चिमी पूंजीवाद, उससे हमारा शोषण होता है, मानव का शोषण होता है। वो पूंजीवाद से समाजवाद को ज़्यादा अच्छा मानते थे। ठीक है, पूंजीवाद की तुलना में समाजवाद एक श्रेष्ठ व्यवस्था है। नेक्स्ट, अरविंद का लोकतंत्र विरोध। अरविंद लोकतंत्र का विरोध करते थे। लोकतंत्र क्या होता है? जनता का शासन। अब वो उसका विरोध क्यों करते थे? क्योंकि उन्होंने पश्चिमी देशों में पढ़ाई लिखाई करी थी, है ना, वहाँ पर उन्होंने पूरा सब कुछ पढ़ा था, तो उन्हें इस चीज़ का आइडिया था, वो उसकी बुराइयों से परिचित थे कि लोकतंत्र में कितनी बुराइयाँ हैं। ठीक है, वहाँ पर व्यक्तित्व स्वतंत्रता का सहारा लेके इंसान को क्या बनाया जाता है? कठपुतली बनाया जाता है, और जो अमीर लोग हैं, है ना, उन्हीं लोगों का शासन चलता है। इसलिए वो लोकतंत्र के विरोधी थे। वो क्या चाहते थे? सत्ता का केंद्रीयकरण नहीं होना चाहिए। केंद्रीयकरण मीन्स सारी पावर एक के पास, सेंटर के पास नहीं होनी चाहिए। सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, मतलब पावर को डिवाइड कर देना चाहिए हर लेवल पर, जिससे काम अच्छे तरीके से हो सके। ठीक है, नेक्स्ट, अरविंद के अतिमानव की अवधारणा। अतिमानव क्या होता है? सुपरमैन। कॉन्सेप्ट ऑफ सुपरमैन ऑफ अरविंद। अरविंद क्या चाहते थे कि इंसान कैसे डेवलप करेगा, इंसान का विकास कैसे होगा? जब वो अध्यात्म की ओर बढ़ेगा। ठीक है, उसके गुण बढ़ेंगे, है ना, वो अच्छे गुण अपनाएगा, तब वो अच्छा मानव की जगह अतिमानव बन जाएगा, सुपरमैन बन जाएगा, है ना। ये अतिमानव सर्वोच्च मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक शक्ति और विकास का मूर्त रूप होगा। इन अदर वर्ड्स, वह ईश्वर का ही धरती पर प्रतिरूप होगा और सर्वज्ञान संपन्न, सर्वश्रेष्ठा और सर्वद्रष्टा होगा। अतिमानव क्या होगा? वो भगवान का स्वरूप होगा। ठीक है, और उसमें सारी अच्छाइयाँ होंगी। ओके, नेक्स्ट, अब आपकी लास्ट हेडिंग है अरविंद का योगदान या महत्व। इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रीब्यूशंस ऑफ अरविंद। अरविंद का योगदान क्या है? श्री अरविंद भारत के ही नहीं, विश्व के उन्नयकों में महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। मतलब वो सिर्फ भारत को डेवलप करना नहीं चाहते थे, वो क्या चाहते थे? पूरा वर्ल्ड डेवलप करे। वे एक महान दार्शनिक, फिलोसोफर, योगी और विचारक थे। उनका आध्यात्मिक राष्ट्रवाद तथा स्वतंत्रता का दर्शन यद्यपि भारतीय दार्शनिक पृष्ठभूमि पर आधारित था, लेकिन उनका संदर्भ संपूर्ण विश्व का था। वो चाहते थे संपूर्ण विश्व कैसा हो जाए? आध्यात्मिककरण की तरफ जाए, है ना, और सबका विकास हो। ठीक है, वो संपूर्ण विश्व के कल्याण के उद्देश्य से प्रेरित थे। इसी तथ्य से श्री अरविंद की महानता निहित है। ओके, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। 2-3 टाइम्स आप इसको रिवाइज करेंगे तो अच्छे से आप इसको समझ लेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।